जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोनिक सिंह सर। और आज हम लोग आकलन के टेस्ट रिजल्ट के बारे में पहले बात करने वाले हैं और फिर हम आज आकलन के मॉर्फोलॉजी का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टेस्ट के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा देख लीजिए, मिशन नीट 2026 हमारे सिंह सर का सपना, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, शिक्षा का अधिकार सबको। तो इसी मुहिम के तहत हम लोग बात करने वाले हैं आज के टेस्ट के बारे में। और उसके पहले बेटा हम लोग रिजल्ट देख लेंगे, किस प्रकार से हमारा आकलन का रिजल्ट, आकलन 10th जो था उसका रिजल्ट आया था, जो हुआ था। टेस्ट डेट इसकी थी 30 तारीख को। देख लीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने है। फर्स्ट रैंक हमारे सिप्रा शाक्य स्टूडेंट की आई है, जिसके टोटल 80 मार्क्स है, सारे क्वेश्चन सही किए हैं। और स्टेट इसका है उत्तर प्रदेश और सिटी इनकी है फरुखाबाद। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने। फर्स्ट रैंक आई है शिप्रा साक्या की। सेकंड आपकी है सुरभि सिंह की, इन्होंने भी टोटल बायो में 80 स्कोर किया है। और सिटी इनकी है धनबाद, स्टेट इनका है झारखंड। देखिए किस तरीके से बेटा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं। आकलन टेस्ट हमारा जो बायो का चल रहा है, डेली हम लोग टॉपिक वाइज हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। और ये टेस्ट हमारे न्यूलाइट के एप्लीकेशन पे चल रहा है। डेली आपको 20 नए क्वेश्चन, 20 नए क्वेश्चन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों हमारे इंग्लिश और हिंदी माध्यम में आपको कराए जाते हैं। और आपकी तैयारी में कोई कसर ना रह जाए, इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो बेटा देखिए, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, हमारे पास अलग अलग स्टेट से बच्चे जुड़े हुए हैं। तीसरी रैंक में हमारे पास हुमा खान की है, जो गोरे गांव से महाराष्ट्र से हैं। देखिए जरा कितने बच्चों ने, कितने ज्यादा बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करके रखी है। फोर्थ रैंक संतोष कुमार यादव की है, जो कि बेटा बिहार से हैं। और फिफ्थ रैंक आपकी वरुण गुप्ता की है, जो कि आपके दिल्ली से है। देखिए बेटा, एआईपी नीट का हमारा कंपटीशन भी ऑल इंडिया का होता है। नीट में हमारे ऑल इंडिया से स्टूडेंट बैठते हैं और आकलन टेस्ट सीरीज में भी ऑल इंडिया से स्टूडेंट बैठे हैं। तो ये हमारा टॉप 5 स्टूडेंट का रिजल्ट है। बाकी आप सारे स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपके पास एप्लीकेशन में आ गया होगा। तो सारे लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास टॉप 17 स्टूडेंट आपके पास थे। ये हमारे पास टॉप 17 स्टूडेंट थे। बाकी आप सब लोग अपने अपने टेस्ट का रिजल्ट अपने एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टेस्ट के बारे में। आज के टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी, मॉर्फोलॉजी बेटा स्टार्ट की थी। मॉर्फोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। देखिए जरा, कह रहे हैं डॉक्टर रिसाऊ प्लांट एनाटॉमी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। डॉक्टर रिसाऊ की प्लांट एनाटॉमी की किताब कब पब्लिश हुई थी, इन विच ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुई थी। तो बेटा आपको पता है डॉक्टर कैथरीन रिसाऊ के बारे में। डॉक्टर कैथरीन रिसाऊ जो कि एक बहुत टैलेंटेड या बहुत प्रतिभाशाली स्त्री थी। उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने प्लांट एनाटॉमी पे बुक पब्लिश की, सीड एनाटॉमी पे बुक पब्लिश की, लेकिन यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी के बारे में बात की जा रही है। तो डॉक्टर कैथरीन रिसाऊ की प्लांट एनाटॉमी की बुक पब्लिश हुई थी 1954 में। 1954 में इनकी प्लांट एनाटॉमी की बुक पब्लिश हुई थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, दैट इज 1954। 1954 में इनकी प्लांट एनाटॉमी की बुक पब्लिश हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्डिंग डॉक्टर कैथरीन रिसाऊ। डॉक्टर कैथरीन रिसाऊ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है बेटा। बहुत ध्यान देना सवाल पे। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कह रहा है, सी रिपोर्टेड इन हर पब्लिकेशन दैट करली टॉप वायरस स्प्रेड विया द फ्लोएम टिश्यू। इन्होंने देखा था बेटा, एक वायरस होता है करली टॉप वायरस, और ये वायरस बेटा प्लांट को इन्फेक्ट करता है और ये फ्लोएम टिश्यू से कंडक्ट हो जाता है। फ्लोएम टिश्यू से पूरे प्लांट के पार्ट में फैल जाता है, लीफ रोलिंग करा देता है, लीफ को कर्ल करा देता है। और लीफ को कर्ल कराने की टेंडेंसी की वजह से ही इस वायरस का नाम पड़ा था करली टॉप वायरस। और ये हमारा फ्लोएम टिश्यू से फैलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा ये। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट वाज पब्लिश्ड इन 1960। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट 1960 में पब्लिश हुई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बेटा इन्होंने किताब लिखी थी और ये 1960 में पब्लिश हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, सी रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन 1979 बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। बेटा ईयर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1979 देखिए इन्होंने पूरी बात गलत कर दी। 1989 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से इन्हें अवार्ड मिला था, बाकी सारी चीजें सही है, केवल ईयर गलत कर दिया गया। कह रहे हैं कैथरीन रिसाऊ वाज बोर्न इन यूक्रेन इन 1898।
चौथा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं फॉर मोर सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन वी नीड टू नो। क्लासिफिकेशन के लिए ज्यादा अच्छे से, क्लासिफिकेशन को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें क्या जानने की जरूरत है? हमें कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म जानने की जरूरत है। स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म का मतलब क्या हो जाता है? जैसे आप वेनेशन कह दें, ये सारे स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म। जैसे आप फिलोटैक्सी कह दें, ये सब आपके टेक्निकल टर्म, स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म माने जाते हैं। ये स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म है और स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म की आपको डेफिनेशन जानने की जरूरत है। जैसे कि वेनेशन होता क्या है, फिलोटैक्सी होती क्या है, व्हाट इज वेनेशन, व्हाट इज फिलोटैक्सी। उसके साथ साथ पॉसिबल वेरिएशन और एडाप्टेशन। स्टेम का नॉर्मल फंक्शन था फूड को, वाटर को कंडक्ट कराना, लेकिन क्या किसी परिस्थिति में ये स्टेम हमारा मॉडिफाई करके कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? पॉसिबल वेरिएशन और एडाप्टेशन को देखना। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। फॉर मोर सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एज वेल एज पॉसिबल वेरिएशन और एडाप्टेशन। सो द राइट आंसर विल बी द डी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन। आपको बेटा पता है सीड जब बेटा जर्मिनेट करता है तो ऊपर वाला पार्ट प्लिम्यूल बनाता है और नीचे वाला पार्ट रेडिकल बनाता है। और रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनने वाली रूट आपकी प्राइमरी रूट कहलाती है। प्राइमरी रूट कहलाती है, प्राइमरी रूट कहलाती है। ये प्राइमरी रूट बेटा बाद में ब्रांचिंग करने लगती है और इसमें लेटरल रूट्स आ जाती हैं, दैट इज सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। तो आपकी रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन से बनने वाली रूट का नाम है प्राइमरी रूट। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से प्राइमरी रूट बनती है, ऊपर आपका प्लिम्यूल बन जाता है जिससे आगे चल के शूट सिस्टम बन जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी द प्राइमरी रूट। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्राइमरी रूट आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं टैपरूट सिस्टम जनरली फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट। टैपरूट सिस्टम जनरली आपको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे वो टैपरूट सिस्टम ही था। सपोज दैट ये हमारा रेडिकल था, रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से हमें प्राइमरी रूट मिल गई, प्राइमरी रूट में ब्रांचिंग हो गई, हमें सेकेंडरी रूट मिल गई, और सेकेंडरी रूट में ब्रांचिंग हो गई, हमें टर्सरी रूट मिल गई। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट। और सेकेंडरी और टर्सरी रूट को आप एक और नाम से जानते हैं, आप इन्हें लेटरल रूट्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज लेटरल रूट्स। और बेटा ये लेटरल रूट्स आपकी एंडोजिनस इन नेचर की होती है, एंडोजिनस इन नेचर की होती है। लेटरल रूट्स आपकी सेकेंडरी, टर्सरी और ब्रांचेस वाली रूट को हम लोग कहते हैं, ब्रांचिंग को हम लोग कहते हैं, ब्रांचिंग को हम लोग कहते हैं। चलिए कह रहे हैं टैपरूट सिस्टम, और इन सारे पूरे सिस्टम को हम जनरली, इस पूरे सिस्टम को हम एक कॉमन नाम से जानते हैं, हम इसको टैप रूट सिस्टम से, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और टैप रूट सिस्टम को हम लोग मूसला मूल तंत्र भी कहते हैं। मूसला मूल तंत्र जो कि आपके द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, यानी कि डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। तो टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये डाइकॉट का कॉमन फीचर है, डाइकॉट में जनरली पाया जाता है, जनरली ये डाइकॉट में पाया जाता है। तो टैपरूट सिस्टम जनरली फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है लेटरल रूट इन्वॉल्व प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। बेटा आपको पता है लेटरल रूट्स में प्राइमरी रूट नहीं आती है, प्राइमरी रूट नहीं आती है, सेकेंडरी और टर्सरी रूट आती हैं, जो कि आपकी ब्रांचिंग वाली रूट होती हैं। ये रूट आपकी आती है, ब्रांचिंग वाली रूट आपकी आती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। पांचवें का बेटा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं इफ रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट्स अदर देन द रेडिकल दीज आर कॉल्ड एज। आपको बेटा पता है रूट का फॉर्मेशन, हमारा रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है। अगर रेडिकल के अलावा अगर रेडिकल से रूट बनी है तो ये हमारी नॉर्मल रूट है, नॉर्मल रूट है। और नॉर्मली रूट हमारी अंडरग्राउंड पोर्शन में होती है, रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है। लेकिन अगर कोई रूट हमारी रेडिकल से नहीं बनी है, रेडिकल से नहीं बनी है, किसी भी दूसरे प्लांट पार्ट से बनी है, कहीं से भी बनी है, अगर रेडिकल से नहीं बनी है, अगर रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी रूट को आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ऐसी रूट हमारी बच्चा एडवेंटिशियस रूट कहलाती है।
और इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारी प्रॉप रूट इन बैनियन ट्री, तो आप अगर रूट का फॉर्मेशन अदर देन द रेडिकल हुआ है तो आपका ये एडवेंटिशियस रूट कहलाती है, और एडवेंटिशियस रूट आपकी प्रॉप रूट जैसे कि बैनियन ट्री में पाई जाती है। तो आप ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रूट हेयर आर जनरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ द रूट, किस रीजन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जरा, अगर रूट हेयर की आप बात करें तो आपको बेटा पता है अगर रूट के रीजंस की बात करें तो आपको पता है 3 रीजन हुआ करते थे। सबसे पहले नीचे हमारा रूट कैप प्रेजेंट था, रूट कैप के बाद में जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट था, मेरिस्टेमेटिक जोन वाली एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट था, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन प्रेजेंट था, और जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट था, जोन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट था। और इसी जोन ऑफ मैचुरेशन से बहुत सारे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, यहीं से बेटा बहुत सारे रूट हेयर्स निकला करते थे। तो कह रहा है रूट हेयर्स आर जनरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ द रूट, रीजन ऑफ रूट, मूल रोम आमतौर पर मूल के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, मूल गोप यानी कि रूट कैप, रीजन ऑफ मैचुरेशन यानी कि परिपक्वन क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि दीर्घाकरण क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है मैचुरेशन जोन यानी कि आपका परिपक्वन क्षेत्र में हमारे रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन में आपको रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं, सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है रीजन, इस रीजन में हमें रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, वी, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अच्छे से बेटा इस सवाल को देखना। कह रहा है रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट हेयर्स फ्रॉम डैमेज। बेटा आपको पता है रूट कैप हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन के नीचे प्रेजेंट होता है, और रूट हेयर हमारे मैचुरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से ये स्टेटमेंट नहीं देखेंगे तो बहुत बच्चों ने ये सवाल गलत कर दिया हुआ। कह रहा है रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट हेयर फ्रॉम डैमेज। बेटा रूट हेयर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता है। या अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता है ये रूट को प्रोटेक्ट करता है, टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट को प्रोटेक्ट करता है, तो भी ये बात सही हो जाती, लेकिन ये रूट हेयर को प्रोटेक्शन देने का काम नहीं करता है, ये टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट जो आपका सॉफ्ट सा है, मुलायम सा है, उस रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या रही ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेल्स प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक जोन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। सेल जो इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और उनकी थिन वॉल्ड होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है जबकि 1 इनकरेक्ट है। चलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट वियर नोड्स एंड इंटरनोड। आपको बेटा पता है, आपको पता है व्हाट इज नोड एंड इंटरनोड, आपने पढ़ा था असेंडिंग पोर्शन, स्टेम, हमारा स्टेम प्लांट का असेंडिंग पोर्शन होता है, और इस असेंडिंग पोर्शन में कहीं कहीं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले जोन्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बची रह जाती हैं, जहां पे सूट एपिकल मेरिस्टेम बची रह जाती हैं वहां पे नोड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हमारा प्लीम्यूल आगे चल के ऊपर जाके स्टेम बना रहा होगा तो स्टेम के फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ सूट एपिकल मेरिस्टेम बची रह जाएंगी, और ये सूट एपिकल मेरिस्टेम नोड्स का फॉर्मेशन करा लेंगी, और दो नोड्स के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है इस रीजन को आप इंटरनोड कहते हैं, और ये नोड और इंटरनोड प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ द प्लांट पार्ट। ये हमारे तने में प्रेजेंट होता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से पौधों में किस भाग में गांठें और पोरियां प्रेजेंट होती हैं। गांठें यानी कि नोड्स और पोरियां यानी कि इंटरनोड, तो ये आपके तने में प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारा असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट होता है, तने में प्रेजेंट होती हैं। चलिए तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेम। बेटा नॉर्मल फंक्शनिंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेम का मतलब हो गया, पूछा जा रहा है कि कहां पे हमारे स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया है, या ये नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, मॉडिफिकेशन कह लें या कह लें कि नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है। नॉर्मल फंक्शनिंग आपको पता है क्या क्या होती है। नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रांचिंग को स्प्रेड आउट करना, बियरिंग लीव्स, फ्लोर एंड फ्रूट को बियर करना, वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट को कंडक्ट करवाना। अब मेरी बात सुनना, स्टेम हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। अगर स्टेम हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहा है या फूड का स्टोरेज कर रहा है या किसी भी अदर चीज के लिए मॉडिफाई हो गया है, तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये इसका मॉडिफिकेशन कहलाता है। करता है
ये बात नहीं हो रही है कि करता है कि नहीं करता है, कर सकता है, लेकिन अगर कर रहा है तो ये हमारा मॉडिफिकेशन कहलाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वें का आपके पास डी ऑप्शन मिल जाएगा, 10th का आपके पास डी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, लीव्स ऑन द स्टेम्स आर जनरली अरेंज्ड इन, तने पर पत्तियां सामान्यतः किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। कह रहे हैं तने पर पत्तियां सामान्यतः किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर, आपको बेटा पता है लीव्स हमारी एक्रोपिटल ऑर्डर पे अरेंज होती है, मतलब कि न्यू लीव्स हमारी एपेक्स पे होती हैं, ओल्डर लीव हमारी बेस पे होती हैं। तो एक्रोपिटल ऑर्डर बेसिपिटल नहीं होगा, ऑर्डर ओल्डर लीव एट द एपेक्स, बेटा ये भी नहीं होता है, आपको पता है नई लीफ हमारी न्यू लीफ हमारी एपेक्स पे होती है। सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट। बी और सी देख के कंफ्यूज मत हो जाना, आपको एक्रोपिटल ऑर्डर सही टिक करना है। एक्रोपिटल ऑर्डर इज द राइट आंसर, एक्रोपिटल ऑर्डर। चलिए, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया। रीजन ऑफ इलोंगेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। आपको बेटा पता है रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं इनका वैक्यूल इनलार्ज कर जाता है, वैक्यूल इनलार्जमेंट इनमें देखने को मिलता था, वैक्यूल इनका इनलार्ज कर जाता था, और यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए। रूट में जो ग्रोथ हो रही है इस ग्रोथ के लिए यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कह रहे हैं द सेल्स प्रेजेंट इन दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। एसर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन बेटा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मूलाधार की लंबाई में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से दीर्घाकरण क्षेत्र उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, परिपक्वन क्षेत्र नहीं होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें उपस्थित कोशिकाएं तीव्र गति से दीर्घीकरण और वृद्धि से गुजरती हैं। बिल्कुल सही है बात, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है और रीजन हमारा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। चलिए, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम सॉइलन एंड कॉल्ड एज। बहुत ध्यान देना इस सवाल पे, क्योंकि सब कुछ सेम सेम लगेगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हो जाएगी। देखिए जरा, पल्विनस आपको याद रहेगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक काफी बच्चों ने सवाल में कर दी होगी, बहुत घुमा के सवाल पूछा था। कह रहे हैं कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है और लीफ बेस एक्सपेंड होकर पल्विनस बना लेता है, लेकिन पल्विनस की बेटा स्पेलिंग क्या है, किस पल्विनस की बात हो रही है, इस पल्विनस की बात हो रही है, इस पल्विनस की बात हो रही है। इसको आप इंग्लिश में पल्विनस और हिंदी में आप पल्वाइनस भी बोलते हैं। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, सेकंड सही आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक वाला सवाल था और ये सवाल बेटा काफी बच्चों ने गलत किया होगा। 13 कह रहे हैं वेन्स एंड वेनलेट आर प्रेजेंट ऑन द, वेन्स और वेनलेट कहां पे प्रेजेंट होती हैं। अब सुनना जरा, लैमिना हमारा एक्सपोज पार्ट होता है, लैमिना हमारा एक्सपोज पार्ट होता है, और लैमिना को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसे लीफ ब्लेड कहते हैं बेटा, लीफ ब्लेड, ना कि लीफ बेस। आप लीफ बेस सुन के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये वेन्स एंड वेनलेट हमारे पत्ती की लैमिना में प्रेजेंट होती हैं, जिसको आप लीफ ब्लेड बोलते हैं। तो ऑप्शन बिल भी हमारा लैमिना, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिरा और सिरिकाएं कहां पे पाई जाती हैं, सिरा और सिरिकाएं बेटा स्तरिका पे पाई जाती हैं, दैट इज लैमिना पे पाई जाती हैं। स्तरिका यानी कि लैमिना पे पाई जाती है, और लैमिना को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, दैट इज स्तरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं वेन्स और वेनलेट जब एक नेटवर्क बना लेती हैं तो वेनेशन का नाम क्या है। जब सिरा और सिरिकाएं एक जाल बना लेती हैं तो सिराविन्यास को क्या कहते हैं। सिराविन्यास को बेटा रेटिकुलेट कहते हैं, और रेटिकुलेट का मतलब ही होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपको डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है। डाइकोट प्लांट की अगर आप पत्ती देखेंगे तो डाइकोट प्लांट की पत्ती में जो हमारी वेन्स और वेनलेट होती हैं एक प्रकार का नेटवर्क बना लेती हैं, दीज फॉर्म अ काइंड ऑफ नेटवर्क, एक प्रकार का नेटवर्क बना लेती हैं, और इस वेनेशन को, इस प्रकार की वेनेशन को आप रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जालिका सिरा विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bud is present in the axil of petiole and axil of leaflet in simple and compound leaf. a bud is present in the axil of petiole, यहां तक तो बेटा स्टेटमेंट हमारा सही था, लेकिन आगे कह रहे हैं कि axil of the leaflet, तो आपको पता है axil of the leaflet में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आप कंपाउंड लीफ की बात करें, अगर आप पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात कर रहे हैं, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो इसकी एक्सिस हुआ करती थी, जहां पे बहुत सारी पत्तियां प्रेजेंट थी, तो लीफलेट की एक्सिस में, यानी कि इस वाली एक्सिस में कोई आपको बड देखने को नहीं मिलती है।
केवल मेन स्टेम में और यहाँ पे बड देखने को मिलती है, आपको लीफलेट की एक्सिस में कोई बड देखने को नहीं मिलती है। When the incision touches the tip of the petiole, it is palmately compound leaf as in silk cotton। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे इंसीजन ने बेटा हमारे इंसीजन ने टिप ऑफ द पेट्यूल को टच कर लिया तो पत्ती आपकी पार्मेटली कंपाउंड लीफ कहलाती है। और यहाँ पे आपको एक कॉमन पॉइंट देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका सॉरी बेटा गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। और फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि एक्सेल ऑफ लीफलेट में आपको बड देखने को नहीं मिलती है। बात ये नहीं हो रही कि सिंपल और कंपाउंड लीफ में बड होती है कि नहीं होती है, दोनों में बड होती है, लेकिन कंपाउंड लीफ की जो एक्सिस होती है इसको आप रैचेस बोलते हैं। इस रैचेस और लीफलेट की एक्सिस के बीच में कोई बड प्रेजेंट नहीं होती है। अगर कंपाउंड लीफ में बड पाई जा रही है तो भी ये मेन एक्सिस और स्टेम और मेन एक्सिस के बीच में ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैचेस इज फाउंड इन, रैचेस कहां पे प्रेजेंट होता है? रैचेस आप कॉमन एक्सिस को बोलते हैं, कॉमन एक्सिस को बेटा आप रैचेस बोलते हैं। और ये रैचेस आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल आपका नीम है। रैचेस आप कॉमन एक्सिस को बोलते हैं और ये कॉमन एक्सिस आपको पता है बेटा नंबर ऑफ लीफलेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक प्रकार की कंपाउंड लीफ है और इसको आप रैचेस बोलते हैं। इसको आप रैचेस बोलते हैं। तो आपको पता है बेटा पिनेटली संयुक्त पत्ती में अक्ष या एक्सिस देखने को मिलता है। रैचेस इज फाउंड इन द पिनेटली कंपाउंड लीफ, सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेन्स? वेन का मेन फंक्शन क्या होता है? आपको पता है बेटा वेन हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ये लीफ ब्लेड यानी कि लैमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। पत्ती ब्लेड को कठोरता या दृढ़ता प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बेटा ये ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर मिनरल एंड फूड मिनरल्स का। दोनों ऑप्शन आपके सही है, दोनों ऑप्शन आपके सही है। जल, खनिज और खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, यह ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेन आपकी लीफ ब्लेड यानी कि लैमिना को दृढ़ता प्रोवाइड करवाता है, रिजिडिटी देता है, उसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर और मिनरल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Where and which of the following plant fibrous root system can be found? Fibrous root system is a feature of monocot plant। ये आपके जनरली मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे मोनोकॉट प्लांट का केवल एक ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये वीट के अलावा बाकी हमारे सरसों, चना और आम ये सारे हमारे डाइकॉट प्लांट हैं। तो आपको एक ही जगह पे फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि है वीट। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 19 में का तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? बेटा लिखा हुआ है नॉट इनकरेक्ट यानी कि करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है यानी कि करेक्ट है? कह रहे हैं स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। एकदम सही बात है, स्टेम का फॉर्मेशन प्लीम्यूल से होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न और कॉल्ड एज नोड। वो पार्ट जहां पे पत्तियां पैदा होती हैं उनको नोड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेल प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक जोन आर थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? तना अंकुरित बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है। तने का वह क्षेत्र जहां पत्तियां उत्पन्न होती है नोड्स कहलाता है। बिल्कुल सही है। विभयोजतक क्षेत्र में उपस्थित कोशिकाएं पतली भित्ति वाली और सघन जीव द्रव्य वाली होती है। बिल्कुल सही है। तो सारे स्टेटमेंट आपके सही है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। और बेटा क्वेश्चन में ध्यान देना, पूछा जा रहा था नॉट इनकरेक्ट यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए तो ये था आपका बेटा मॉर्फोलॉजी का पहला टेस्ट। इसके बाद आपको इसी तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी के 4 टेस्ट देखने को मिलेंगे। टॉपिक आपके पास है, शेड्यूल आपके पास है, तो लगे रहिए, चैनल पे बने रहिए और जितनी भी क्लासेस कराई जा रही हैं बायोलॉजी की उन सारी क्लासेस को अटेंड करिए। इसके अलावा बेटा न्यूलाइट नीट चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की पैरेलल क्लासेस चल रही है, तो वो क्लासेस भी अटेंड करिए। थैंक यू सो मच।